कि आप देवलाल विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, तो आपके वहाँ के जो विधायक जी हैं, जो माननीय श्री गिरीश गौतम जी हैं, बड़े जाने माने हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि वो कैसे नेता हैं? मतलब लोगों से उनकी बहुत आलोचना सुनने को मिलती है कि उनसे ब्राह्मण वर्ग ही खुश नहीं है, तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों से मिलाने जा रही हूँ एक अध्यापक जी से, जो कि सीएम राइज स्कूल में पदस्थ हैं और सीएम राइज स्कूल के हेड हैं। तो चलिए हम आज उनसे जानते हैं कि वो अपने स्कूल के बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, उनको कैसे टाइम देते हैं और वो किस शिक्षा नीति पे काम करते हैं। तो चलिए अब हम मिलते हैं SN द्विवेदी सर से, जो कि हैं हेड हैं अपने स्कूल के। तो पहले हम उनका इंट्रोडक्शन जानते हैं अच्छे से, तो आप सब लोगों को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं श्रीनिवास द्विवेदी, बाई प्रोफेशन टीचर, सीएम राइज स्कूल रामपुर नाइकिन जिला सीधी में कार्यरत हूँ। पिछले 1 साल से मुझे सीएम राइज स्कूल में काम करने का मौका मिला और वहाँ जाने के बाद मैंने ये महसूस किया कि वास्तव में मैं एक शिक्षक हूँ और एक शिक्षक के उसके अपने क्या दायित्व होते हैं और उन दायित्वों को निरंतर निर्वहन कर रहा हूँ। आपने कहा कि किस शिक्षा नीति पर काम करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का निर्धारण हुआ, उस नीति को पूरे देश में फॉलो किया जा रहा है और उसी नीति पर हम सब लोग काम कर रहे हैं। वर्तमान की जो शिक्षा प्रणाली है, वो शिक्षा प्रणाली काफ़ी बदल चुकी है और अब परिवेश से, वातावरण से और बाल केंद्रित शिक्षा का महत्व है। और निश्चित रूप से आज की शिक्षा में लर्निंग की शिक्षा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रपोज किया गया है और उसी को हम लेकर के हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से सीएम राइज जैसी महत्वाकांक्षी योजना हमारे प्रदेश के लिए बहुत अच्छी साबित हो रही है और समाज के और देश के उस अंतिम बच्चे तक वो शिक्षा पहुंच सके, यही इस योजना का उद्देश्य है। और इस उद्देश्य को लेकर के हम सभी शिक्षक स्टाफ और हमारे जितने भी शिक्षक साथी हैं, चाहे वो वरिष्ठ कार्यालय के हमारे अधिकारी कर्मचारी हो, चाहे प्रदेश स्तर का कोई भी अधिकारी हो, वो सभी लोग इस सीएम राइज जैसी महत्वाकांक्षी योजना को लेकर के काफ़ी क्रिएटिव हैं और इसको लेकर के रात दिन एक करके काम कर रहे हैं। तो इस तरह से वर्तमान की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई, उसको लेकर के हम सब लोग फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी पर काम कर रहे हैं कि कम से कम जो बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान का जो अवधारणा है, वो हमारे सभी बच्चों तक पहुंच सके। देखा गया है कि हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्तर पर जब बच्चे पहुंचते हैं तो वो 50% से भी कम आगे निकल पाते हैं और बाकी बच्चे बैक हो जाते हैं। तो उसका कारण है कि जब बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की अवधारणा हम प्राइमरी स्तर से ही लागू करेंगे, तो जब हमारा वो आगे की कक्षा में बच्चा जाएगा तो निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा कर पाएगा। हमारा आपसे दूसरा प्रश्न ये है कि जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे देश में कितनी बेरोजगारी फैल रही है, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि हमें कैसे शिक्षा पे काम करना चाहिए, कैसी शिक्षा होनी चाहिए जिससे सब लोग मतलब पढ़ सके, सब लोग इलिटरेट हो सके? जैसे बहुत सारे लोग इलिटरेट हैं, अशिक्षित हैं, तो कैसे हम उन तक शिक्षा पहुंचाएं और किन कारणवश वो शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। निश्चित रूप से हमारे देश में आज भी बहुत सारे वर्ग ऐसे हैं जो एक अच्छी शिक्षा के क्षेत्र में पीछे रह जाते हैं। तो उसका कारण ये है मुख्य रूप से कि कुछ तो आर्थिक अभाव के कारण, कुछ उनकी व्यक्तिगत सोच होती है कि पढ़ लिख करके मजदूरी ही तो करना है, तो हम अपने बच्चे को आगे कैसे ले जाएं, कैसे पढ़ाएं। तो शिक्षा केवल हमें नौकरी के लिए उद्देश्य से नहीं पढ़ना कराना चाहिए। शिक्षा एक अच्छा इंसान बनाती है, एक अच्छा मानव बनाती है और एक अच्छा नागरिक बनने के लिए हमें शिक्षा आवश्यक है। और शिक्षा व्यक्ति का श्रृंगार है, उसकी सुंदरता है। और शिक्षा से जब हमारे देश के सभी लोग शिक्षित होंगे तो निश्चित रूप से हम एक शिक्षित सरकार का, शिक्षित लोकतंत्र का माने स्थापना करेंगे और हमारा देश बहुत ऊंचाइयों तक आगे चलता जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी ड्रॉबैक्स हैं, बहुत सारी कमियां हैं जिनके कारण लोग नहीं कर पाते। यद्यपि हर अभिभावक, हर माता पिता अपने बच्चे की शिक्षा के प्रति संवेदनशील होता है,
लेकिन वो संवेदनशीलता दिखाई नहीं देती, क्योंकि कुछ न कुछ मजबूरियां या आर्थिक अभाव और समस्याएं हर व्यक्ति के पास होती हैं, जो कि उस ऊंचाइयों तक नहीं ले जा पाता। ऐसी स्थिति में हमारा सीएम राइज जो देश में या प्रदेश में ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत लागू की गई और ये महत्वाकांक्षी योजना ऐसे ही लोगों के लिए काम कर रही है कि जो संवेदनशील तो हैं पर चाहकर भी नहीं कर पा रहे हैं। तो उस अंतिम व्यक्ति के पास, उस अंतिम बच्चे के पास वो शिक्षा हम लेकर के जाएं, जिससे कि वो शिक्षित हो सके। और जब हमारा घर परिवार शिक्षित होगा, हमारा समाज शिक्षित होगा, तो निश्चित रूप से हमारा देश शिक्षित होगा। और शिक्षा के अभाव में कोई भी देश कभी भी तरक्की नहीं किया है और न कर सकता है। इसलिए शिक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, जो हमारे देश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए। और ये वर्तमान के प्रदेश में अगर देखा जाए तो ये बहुत तेज़ी से राज्य सरकारों के द्वारा या देश की हमारी सरकार के द्वारा इस दिशा में काम किया जा रहा है। तो हमारा अगला प्रश्न आपसे ये है कि जैसे कि आजकल जो सरकारें हैं वो धर्म के नाम पर राजनीति कर रही हैं। कोई हर मतलब जो सरकारें हैं वो किसी न किसी धर्म को बढ़ावा दे रही हैं। तो आप हमें क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में कि हमारे देश का क्या धर्म है, हमारा देश का धर्म कैसा है? चलिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और निश्चित रूप से आज की डेट में ये इस प्रश्न पर हमको चर्चा करनी चाहिए। और हमारे देश के अंतिम व्यक्ति को भी इस बात को समझना चाहिए। और हमारे देश में समय समय पर सरकारें बदलती हैं, आती हैं, जाती हैं, और वो अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी रणनीतियों से काम करती हैं। लेकिन वास्तव में ये है कि हमारे देश की धर्म की जहाँ बात है, तो हमारे देश में संविधान से बड़ा कुछ नहीं। और संविधान जो है हमारे देश में किसी धर्म को मान्यता नहीं देता, और हमारा देश संविधान को फॉलो करते हुए चलता है। उसी के नीति रीति और रीति रिवाजों को हम सब लोग फॉलो करते हैं, और उससे बड़ा कुछ नहीं है। और उसकी प्रस्तावना में लिखा गया है कि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, और हम किसी भी धर्म विशेष जाति संप्रदाय को बढ़ावा नहीं देंगे। और सरकारों को भी ये काम नहीं करना चाहिए, या सरकार में बैठे हुए लोगों को भी धर्म के लेकर के किसी जाति संप्रदाय और वर्ग विशेष को मोटिवेट नहीं करना चाहिए। और वैसे भी एक बहुत बड़ी बात हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि सरकारें आएंगी और सरकारें जाएंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। तो अगर देश रहना चाहिए तो हम किसी धर्म को लेकर के अगर काम करेंगे तो एक जाति विशेष वर्ग के क्षेत्र में काम करेंगे। और देश में तो हमारे सभी धर्म को मानने वाले लोग हैं, सभी लोगों को लेकर के चलने वाले लोग हैं, और उनको जब तक हम लेकर नहीं चलेंगे तो हमारा देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। जिस तरह से हमारा देश किसी धर्म पर्टिकुलर धर्म विशेष पर बेस्ड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर पाकिस्तान की बात करें तो एक इस्लामिक कंट्री है, वहाँ पे इस्लाम धर्म के बेस पर वो देश चलता है। लेकिन हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं है, और ये संविधान में लिखा गया है, और संविधान की बात को हम सबको मानना चाहिए और जानना भी चाहिए। तो इस तरह से मैं फाइनली रूप से ये कह सकता हूँ कि मेरे देश का कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है। हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, और हमारे यहाँ सभी धर्मों को मानने वाले लोग हैं। और सरकारों को भी अटल बिहारी वाजपेयी जी की उस बात को मानना चाहिए और उसको लेकर के आगे बढ़ना चाहिए कि सरकारें आएंगी और जाएंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। इस बात को फॉलो करना चाहिए, इसको सीख लेना चाहिए। तो चलिए, आपने हमें बहुत अच्छी सीख दी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो कहा था वो बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, बट आज सबको पता चल जाएगा हमारी वीडियो देखने के बाद। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे कि आप देवलाव विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, तो आपके वहाँ के जो विधायक जी हैं, जो माननीय श्री गिरीश गौतम जी हैं, बड़े जाने माने हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि वो कैसे नेता हैं? मतलब लोगों से उनकी बहुत आलोचना सुनने को मिलती है कि उनसे ब्राह्मण वर्ग ही खुश नहीं है, तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये भी वर्तमान में बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। निश्चित रूप से वर्तमान में अभी चुनाव भी होना है, और जहाँ तक माननीय विधायक जी की बात है तो वर्तमान में वो प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष के पद पर पदस्थ हैं। और
लगभग उनको 2 से ढाई साल का काम करने का मौका मिला विधानसभा अध्यक्ष के पद पर, और उसके पहले तो विधायक ही थे, और वहाँ की जनता ने लगातार उन पर विश्वास किया है, और विश्वास इसलिए किया है कि उन्होंने क्षेत्र के लिए काम भी किया है। और चाहे वो व्यक्तिगत लोगों की समस्याओं के समाधान की बात रही हो, चाहे सार्वजनिक क्षेत्र के डेवलपमेंट की बात रही हो, उन्होंने अपना बेहतर देने का प्रयास किया है और हमेशा हर वर्ग से जुड़े रहे। और वो पहले भी एक सिद्धांतवादी नेता थे और कम्युनिस्ट में थे। कम्युनिस्ट में से आने के बाद फिर वो भारतीय जनता पार्टी में आए और निरंतर संघर्ष करते रहे जनता के बीच, जनता की समस्याओं को लेकर के वो जूझते रहे, और उसी का परिणाम है कि आज वर्तमान में वो अपने प्रयासों से, अपने संघर्षों से वो हमारे प्रदेश के उच्च पद पर आसीन हैं। और हम सब देवतुलाव विधानसभा क्षेत्र के लोगों की ये गौरव की बात है कि हमारे देवतुलाव विधानसभा क्षेत्र का नेता जो है मध्य प्रदेश में विधानसभा अध्यक्ष को लीड कर रहे हैं, और उनसे हमारे क्षेत्र के लोगों की बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, और जो कि वर्तमान में 2-2.5 साल के अंदर उन्होंने बहुत कुछ अपेक्षाओं की पूर्ति भी की है, और आने वाले समय में हमारे क्षेत्र की जनता उनके साथ है और साथ रहना भी चाहिए। उसका कारण ये है कि अगर हम किसी दूसरे पक्ष की ओर जाते हैं तो क्या वो व्यक्ति आज हमारे उस स्तर तक पहुंच पाएगा? उसको भी 10 साल 15 साल संघर्ष करना पड़ेगा, फिर जा कर के उस पद पर पहुंचेगा। तो हम 15 साल का संघर्ष क्यों करें? एक ऐसा व्यक्ति जो संघर्ष कर चुका है, जो मेहनत कर चुका है उस क्षेत्र में, उस जगह पर पहुंच चुका है, उसके साथ हम सबको रहने की ज़रूरत है और रह करके उनके साथ काम करने की ज़रूरत है, उनको मौका देने की ज़रूरत है, और वो अपना बेहतर से बेहतर हमेशा करते रहे हैं, आने वाले समय में भी वो करते रहेंगे। क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से भी उनसे मुलाकात मेरी हुई है कई बार, और उनके सिद्धांतों से मैं काफ़ी प्रभावित हूँ। और मैं अपने क्षेत्र की, चूँकि देवतुलाव विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ, तो सभी अपने साथियों से, अपने जो भी हमारे लोग हैं और क्षेत्र की जनता से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि अगर ये हमेशा गौरवान्वित महसूस करते रहना है कि हमारे क्षेत्र का विधायक आज विधानसभा अध्यक्ष है, और वो हमारे गांव-गांव, क्षेत्र-क्षेत्र हर प्रकार की सरकारी योजनाओं को प्रथम प्राथमिकता देते हुए जन जन तक पहुंचा रहे हैं, हमारे सुख दुख में हमेशा खड़े रहने वाले व्यक्ति हैं, तो निश्चित रूप से ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हो सकता। क्योंकि अगर होगा भी, अगर हम उधर जाएंगे भी, तो कोई भी मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि वो व्यक्ति उस जगह तक नहीं पहुंच पाएगा। अब मुझे तो ये गौरव होता है कि हमारे देवतुलाव विधानसभा क्षेत्र के नेता या विधायक आज उस ऊंचाई तक पहुंच चुके हैं, और वो पहुंच चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे क्षेत्र की सारी जनता उस तक पहुंच गई है, और हम उस नाम से, उनके काम से जाने जाते हैं कि वो वाला देवतुलाव विधानसभा क्षेत्र जहाँ के विधानसभा अध्यक्ष माननीय श्री गिरीश गौतम जी हैं। तो निश्चित रूप से ये हम सबके गौरव की बात है। हमारे क्षेत्र में एक बहुत बड़ा बुद्धिजीवी वर्ग है जो इस बात को समझता है, जानता है, और हम उनसे सबसे ये अपील करना चाहते हैं कि ये संदेश हर जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें। हमको इधर उधर डाइवर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, उनके साथ कदम से कदम मिलाते हुए आगे निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि उनका विकास हमारा विकास है, और इससे हमको बहुत ही आत्म सुख और आत्मानुभूति मिलती है, और हम गौरवान्वित भी होते हैं, हमारी क्षेत्र की जनता भी गौरवान्वित होती है। तो चलिए, इसी के साथ हम अब विदा लेते हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगा कि हमने आपका बहुत अच्छा इंटरव्यू लिया और आपसे हमें बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली। तो ऐसे ही हमें मोटिवेट करते रहिए, और हम अगली बार भी मिलेंगे तो ज़रूर आपसे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बातें करेंगे। तो चलिए, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका भी इसलिए कि मैंने अपने विचारों को साझा किया और साझा करने का मुझे मौका मिला, और हम अपने अंदर की बात को कह पाया, आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। और निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि इन सारी चीज़ों पर हमारे क्षेत्र के लोग और हमसे जुड़े लोग इस पर विचार करेंगे और एक साफ सुथरा और स्पष्ट निर्णय लेंगे। धन्यवाद।